अरावली पर्वत से कुछ दूर एक खूबसूरत देश था। वहां हेम सिंह नाम के एक राजा का राज था। उसका विवाह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। एक दूसरे के लिए हमेशा प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते। विवाह के बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हेमंत कुमार रखा गया। बचपन से ही वो माता की अपेक्षा अपने पिता को अधिक प्रेम करता था। महाराज हेम सिंह का कमलेश नाम का एक छोटा भाई भी था। वह हमेशा महाराज के साथ ही रहता। इस प्रकार वे सभी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। हेम सिंह के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। उसने लोगों की भलाई के कई काम किए थे। यही कारण था कि प्रजा ऐसा राजा पाकर स्वयं को धन्य समझती थी। एक दिन राजा हेम सिंह जब अपने भाई के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो एक दुर्घटना हो गई। वहां पर महाराज की मृत्यु हो गई, जिसका कारण सिर्फ उनका भाई कमलेश ही जानता था। आंखों में आंसू भरकर उसने भारी मन से घोषणा की कि एक जहरीले सर्प के काटने से महाराज हेम सिंह काल का ग्रास बन गए हैं। हेम सिंह की मृत्यु का समाचार पाकर प्रजा पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। प्रजा अपने राजा हेम सिंह को बहुत ही प्रेम करती थी। इस समाचार ने प्रजा को गहरे दुख के सागर में डुबो दिया। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुर्घटना का सबसे बुरा असर राजकुमार हेमंत कुमार पर पड़ा था। वह अपने पिता से बहुत ही स्नेह करता था। उसका अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत होता था। क्योंकि राजकुमार अब युवा हो चुका था, परंतु फिर भी वो इस सदमे को सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। उसकी भूख, प्यास, नींद सब समाप्त हो गई थी। वह सारी रात करवटें बदलता रहता और रोते हुए रात गुजार देता। इसी प्रकार कुछ समय बीत गया, लेकिन अब भी उसके दिलो दिमाग पर पिता की छाप ताजा ही थी। एक पल के लिए भी वह अपने पिता को भूला नहीं था। वह अपने कक्ष में जाकर घंटों रोया करता था। अभी वह स्वयं को संभाल भी नहीं पाया था कि एक दिन एक समाचार सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस मां ने जीवित रहते उसके पिता को अथाह प्रेम किया, जो उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थी, उसी ने राजा के भाई कमलेश के साथ विवाह कर लिया था। और इस बारे में राजकुमार को कुछ भी बताना उचित नहीं समझा था। ये सारा काम बड़े ही गुप्त ढंग से संपन्न हुआ था। यह विवाह किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि रानी एक तरफ बहुत ही सुंदर थी, वहीं दूसरी तरफ कमलेश एक साधारण सा आदमी था। इसके अलावा ढूंढने पर भी उसमें कोई गुण नजर नहीं आया। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो वह किसी तरह से भी रानी और राज सिंहासन के योग्य नहीं था। परंतु ये बात केवल हेमंत समझता था। रानी ने तो इस ओर से अपनी आंखें मूंद रखी थीं। रानी ने इस विवाह के लिए बहुत ही जल्दी अपनी स्वीकृति दे दी। ये बात हेमंत को सबसे अधिक चुभ रही थी। उसके पिता को गुजरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया। पति के लिए उसकी मां के मन में जो प्रेम था, जो समर्पण भाव था, वह इतनी जल्दी कहां लुप्त हो गया। इस बात ने हेमंत को चिंता में डाल दिया। एक दिन हेमंत अपने कक्ष में बैठा पिछले कुछ महीनों में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी एकाएक उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। कहीं इस विवाह के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। उसने एक बार फिर से कड़ियों को जोड़ा और सिलसिलेवार सोचने लगा। सबसे पहले जहरीले सांप के काटने पर मेरे पिता की मृत्यु हुई, परंतु इसके बारे में केवल चाचा कमलेश को ही पता था। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने और मेरी मां ने विवाह कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता की मृत्यु के पीछे इन दोनों का ही हाथ हो। राज सिंहासन का लोभ अच्छे अच्छों को बुरा काम करने के लिए विवश कर देता है। अवश्य इन्होंने ही लालच में आकर
मेरे पिता को मरवा दिया और अब ये इस राज्य को हथिया लेना चाहते हैं। हेमंत जितना सोचता उतना ही विचारों की गुत्थी में उलझता जाता। अधिक सोचने के कारण दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। शरीर सूख कर कांटा हो गया और चेहरा पीला पड़ गया। लोग उसकी हंसी सुनने के लिए तरस गए। एक दिन की बात है, वह महल के शाही बाग में टहल रहा था कि तभी एक पहरेदार आया और डरते डरते बोला, राजकुमार, कुछ दिनों से मैं महाराज को महल में देख रहा हूँ। अवश्य वह उनकी आत्मा है जो 3 दिन से दिखाई दे रही है। यद्यपि उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी चाल ढाल से लगता है कि वे किसी को ढूंढ रहे हैं। ये बात हेमंत के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। उसके पिता की आत्मा अभी महल में ही उपस्थित है, ये जानकर जहां उसे प्रसन्नता हुई वहीं वह सोच में भी पड़ गया। धीरे धीरे उसे विश्वास हो गया कि हो ना हो महाराज उसी को ढूंढ रहे हैं। अवश्य वे उससे कुछ कहना चाहते हैं। अंततः राजकुमार ने पिता से मिलने का निश्चय कर लिया। उसी रात वह पहरेदारों के साथ उस स्थान पर जा बैठा जहां उसके पिता की आत्मा को भटकते हुए देखा गया था। उसने इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताया था। आधी रात का समय था। राजकुमार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी एक पहरेदार पास आकर धीरे से बोला, वो देखिए राजकुमार, चबूतरे पर महाराज की आत्मा। राजकुमार ने जल्दी से चबूतरे की ओर देखा। राजसी पोशाक पहने हुए एक छाया धीरे धीरे चलती हुई उसकी ओर आ रही थी। चाल ढाल और वस्त्रों से राजकुमार पहचान गया कि ये उसके पिता ही हैं। उन्होंने वही पोशाक पहन रखी थी जो मृत्यु के समय उनके शरीर पर थी। चांद की रोशनी में वे स्पष्ट नजर आ रहे थे। राजकुमार पिताजी कहकर तेजी से उनकी ओर लपका। पहरेदारों ने उसे रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वह स्वयं को छुड़ाकर उस ओर बढ़ गया। जब दोनों के बीच में कुछ ही कदमों की दूरी रह गई, तब उस छाया ने राजकुमार को एकांत में एक कोने की ओर चलने का संकेत किया। एक पल के लिए हेमंत कुमार का चेहरा पसीने से भीग गया। वह सोचने लगा, कहीं वह कोई और प्रेत आत्मा तो नहीं है जो उसके पिता के वेश में घूम रही है। कहीं वह उसको कोई हानि ना पहुंचा दे। राजकुमार जहां का तहां रुक गया। तभी उसकी अंतरात्मा बोली, राजकुमार, व्यर्थ का संदेह मत करो। इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे पिता ही हैं। राजकुमार के मन का भय समाप्त हो गया और वह छाया के साथ एक कोने में जा पहुंचा। उस छाया रूपी आत्मा ने नजरें उठाकर इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था जो उनकी बातें सुन सके। आश्वस्त हो जाने के बाद आत्मा के मुख से पहला शब्द निकला, कुमार, मेरे बेटे। एक लंबे अरसे के बाद अपने पिता की आवाज सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू उमड़ आए। दिल चाहा कि वह दौड़कर पिता से लिपट जाए, उनसे लाड करे, परंतु आत्मा ने उसे रोक दिया। तब राजकुमार ने खुद को संभाला और बोला, पिताजी, अभी तक आप इस प्रकार क्यों भटक रहे हैं? कौन सी बात आपकी मुक्ति में बाधा बनी हुई है? क्यों आपकी आत्मा बेचैन है? मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताइए। आत्मा धीरे से बोली, पुत्र, इन सब का कारण एक ही है और वह कारण है मेरी रहस्यमय हत्या। राजकुमार ने हैरान होकर कहा, हत्या? ये आप क्या कहते हैं पिताजी? चाचा जी ने तो कहा था कि आपकी मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी। कुमार, मेरी मृत्यु सर्प के काटने से नहीं हुई, मेरी हत्या हुई है। तुम्हें यही बताने के लिए मेरी आत्मा अब तक भटक रही थी। आज इस रहस्य से पर्दा उठाकर मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। राजकुमार उत्तेजित होते हुए बोला, परंतु आपकी हत्या कौन कर सकता है? किसने ये नीच काम किया है? आप मुझे बताइए, उस दुष्ट को मैं स्वयं अपने हाथों से दंड दूंगा। शांत हो जाओ कुमार, ये कार्य आवेश में आकर करने का नहीं है। तुम मन को शांत करके धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो। राजकुमार ने अपने आप को शांत किया। फिर उसने पिता से सारी बात बताने के लिए कहा। तब आत्मा ने सत्य से पर्दा हटाते हुए कहा, कुमार,
मेरी हत्या करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना भाई ही है। हाँ, मेरी हत्या कमलेश ने ही की है। जिस दिन मेरी मृत्यु हुई थी उस दिन मैं जंगल में उसके साथ शिकार खेलने के लिए गया था। वहां पर एक पेड़ के नीचे मैं विश्राम करने लगा। ठंडी हवाओं के कारण मुझे नींद आ गई। उस समय कोई भी मेरे आसपास नहीं था। उचित मौका जानकर कमलेश वहां पर आ गया और मेरे कान में जहरीले द्रव्य की 2 बूंदें डाल दी। उस द्रव्य के प्रभाव से मेरी नसें जल उठी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने के बाद शांत हो गया। इस तरह से उसने सब कुछ छीनकर भटकने के लिए मुझे इस लोक में धकेल दिया। कुमार, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्रतिज्ञा करो, तुम कमलेश से मेरी मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लोगे। तभी मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मैं युगों युगों तक इसी प्रकार भटकता रहूंगा। राजकुमार को तो पहले से ही कमलेश पर शक था। पिता की बात ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। वह प्रतिज्ञा करते हुए बोला, पिताजी, कमलेश ने आपको मुझसे छीना है। मैं उससे आपकी हत्या का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। जब तक मैं अपना प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कुमार, तुम अपनी माता को क्षमा कर देना। उसने जाने अनजाने जो पाप किया है उसका फल उसे स्वयं ईश्वर प्रदान करेंगे। इसके बाद वो आत्मा वहां से अदृश्य हो गई। हेमंत ने बेचैन होकर पिता को पुकारा, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः वह सिर झुकाए कक्ष में लौट आया। हेमंत कुमार ने जो प्रतिज्ञा की थी वह उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहता था, जिससे कि उसके पिता के आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन ऐसे कार्य में जल्दबाजी उसकी असफलता का कारण भी बन सकती थी। इसीलिए उसने योजना बनाकर इस कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। हेमंत कुमार बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव का था। किसी की हत्या का षड्यंत्र रचना तो दूर, वह किसी को बुरा भला भी नहीं कह सकता था। इसके अतिरिक्त कमलेश के गुप्तचरों की भी उस पर कड़ी नजर थी। हेमंत हमेशा सतर्क रहता था, इसीलिए गुप्तचरों की निगरानी की बात वो जानता था। उसे सबसे पहले इस निगरानी से छुटकारा पाना था, तभी कोई योजना बनाई जा सकती थी। अतः उसने एक चाल चली और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। ऐसे नाटक करने लगा कि उसकी चाल ढाल, व्यवहार और हरकतों को देखकर सभी उसके पागल होने का विश्वास करने लगे। कमलेश को उससे अब कोई खतरा नहीं रहा। उसे चुनौती देने वाला अब पागल हो चुका था। इस विचार ने उसे राजकुमार की ओर से लापरवाह बना दिया। इसी के चलते उसने गुप्तचरों को निगरानी से हटा दिया। कमलेश के दरबार में एक वजीर था जिसकी फूलमती नाम की एक पुत्री थी। राजकुमार उससे बहुत ही प्रेम करता था, परंतु फूलवती उससे दूर दूर ही रहती थी। सभी लोगों ने सोचा कि शायद प्यार में मिली इस असफलता ने राजकुमार के होशो हवास छीन लिए हैं। ये बात हेमंत कुमार के लिए मददगार साबित हो सकती थी। उसने इसका लाभ उठाने का निश्चय किया और उसी समय फूलवती के नाम एक पत्र लिखा। उसने पत्र की भाषा कुछ ऐसी लिखी जो बहुत ही उलझी हुई और अटपटी सी थी। फिर भी उसका सार केवल इतना था कि वह फूलवती से प्रेम करता था और उसी के कारण उसका ये हाल हुआ है। फूलवती ने जब ये पत्र पढ़ा तो ये पत्र उसने अपने पिता को दिखाया और फिर वजीर ने वो पत्र कमलेश को दिखाया। अब राजा कमलेश का रहा सहा शक भी जाता रहा। उसने राजकुमार को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। अब राजकुमार कहीं भी बिना रोक टोक के आ जा सकता था। हेमंत ने जैसा सोचा था उसमें वह पूरी तरह से सफल रहा। अब उसने योजना बनाकर कमलेश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों एक नाटक मंडली नगर में आई हुई थी। तभी हेमंत कुमार को एक विचार सूझा। उसने नाटक मंडली को अपने पास बुलाया और उसके मुखिया से कहा, मैंने एक नाटक लिखा है। मेरी इच्छा है कि आपकी मंडली के अनुभवी कलाकार उसमें काम करें और इस नाटक का मंचन करें। इसके लिए आपको मैं इनाम भी दूंगा।
असल में हेमंत कुमार ने जो नाटक लिखा था वह अपने पिता, अपनी माँ और अपने चाचा कमलेश को ध्यान में रखकर लिखा था। नाटक में दिखाया जाना था कि कैसे चाचा ने षड्यंत्र रचकर उसके पिता की हत्या की। हेमंत कुमार का सोचना था कि वह इस नाटक को देखने के लिए चाचा कमलेश और अपनी माँ को आमंत्रित करेगा। यदि उनके पाप को लेकर उनके मन में जरा भी पश्चाताप होगा तो उनके हाव भाव ही उनके गुनाह को प्रकट कर देंगे। नाटक मंडली के मुखिया ने कहा, राजकुमार, आपके लिखे नाटक में काम करके हम स्वयं को धन्य समझेंगे, लेकिन क्या हम नाटक की कथा संक्षेप में सुन सकते हैं? इससे हमें नाटक को समझने में आसानी रहेगी। राजकुमार नाटक की कथा सुनाते हुए बोला, ये नाटक गुंजांक नाम के एक राजा की कहानी है। गुंजांक एक नगरी का राजा था। वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। रानी भी उसे दिलो जान से चाहती थी। राजा का एक चचेरा भाई था। एक दिन गुंजान शाही बाग में सो रहा था। उस समय उसके भाई ने उसके कान में विषैले द्रव्य की कुछ बूंदें डाल दी। इसके फलस्वरूप राजा की जान चली गई। फिर राजा के भाई ने रानी के साथ विवाह कर लिया और उस नगरी का राजा बन बैठा। हेमंत कुमार की ये कहानी कमलेश के पाप कर्म पर आधारित थी। बस बदले थे तो पात्रों के नाम। नाटक मंडली को कहानी अच्छी लगी और उन्होंने इसमें काम करना स्वीकार कर लिया। निश्चित समय पर नाटक का मंचन हुआ। उसे देखने के लिए कमलेश और रानी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। नाटक के दृश्य देखकर रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पसीने से तरबतर हो गई। दूसरी तरफ कमलेश, उसका भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिस पाप को वह छिपा हुआ रहस्य समझता था, उसके सामने मंच पर वह खुले तौर पर हो रहा था। उसकी सांसें थमने लगी। दिल सीना फाड़कर बाहर आने के लिए बेताब हो उठा। वहां पर अधिक देर तक बैठना उसके लिए असंभव हो गया। आखिरकार तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वह रानी सहित वहां से चला गया। इस नाटक के मंचन के पीछे हेमंत का जो उद्देश्य था वह पूरा हो चुका था। वो एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। नाटक समाप्त हुआ और सभी नाटक की प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। उसी रात रानी ने एक आवश्यक काम का बहाना बनाकर हेमंत कुमार को अपने कमरे में बुलाया। हेमंत को पता था कि नाटक देखने के बाद कमलेश और भी सतर्क हो जाएगा। वह अपनी चालें चलना शुरू कर देगा। इसीलिए जब उसकी मां ने उसे अपने कक्ष में बुलाया तो वह समझ गया कि निर्णायक समय अब आ पहुंचा है। उसे अपनी मां से घृणा होने लगी थी, क्योंकि वह भी हत्यारे का साथ दे रही थी। लेकिन उसके पिता के शब्द उसे याद थे। इसीलिए उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी मां का कोई अहित नहीं करेगा। किसी प्रकार स्वयं को नियंत्रित करते हुए हेमंत कुमार रानी के कक्ष में पहुंचा। रानी ने कहा, कुमार, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह ठीक नहीं है। अपने पिता के विरुद्ध ऐसा कार्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्यों कर रहे हो ऐसा? हेमंत कुमार समझ गया कि रानी का संकेत कमलेश की ओर है। राजकुमार का मुंह कड़वाहट से भर उठा और वह तीखे स्वर में बोला, आप किस पिता की बात कर रही हैं? वो जो वास्तव में मेरे पिता थे, या फिर उसकी जो मेरा पिता बनने की कोशिश कर रहा है? रानी उसके पास आकर बोली, मैं महाराज कमलेश की बात कर रही हूँ। अब वो ही तुम्हारे पिता हैं। कमलेश के लिए पिता शब्द सुनकर राजकुमार का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो मुंह से आग उगलता हुआ बोला, कमलेश मेरा पिता कभी नहीं हो सकता। वो मेरे स्वर्गीय पिता का हत्यारा है। उस आस्तीन के सांप को पिता कहने से पहले मेरी जीभ जल जाएगी। मेरी तलवार उसका रक्त पीने के लिए तरस रही है। जब तक उस पापी को मैं मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजकुमार का ऐसा रौद्र रूप देखकर रानी भय से थरथर कांपने लगी। उसे लगा मानो स्वयं महाराज उसके सामने आकर खड़े हो गए हों। वह कुछ कदम पीछे हटी और तेजी से कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन राजकुमार ने
आगे बढ़कर उसका मार्ग रोक लिया और कठोर स्वर में बोला, रानी माँ, जाने से पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे ऐसे बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं जा रही हूँ यहाँ से, देखती हूँ तू क्या करता है। ये कहकर जैसे ही रानी ने अपना कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। रानी ने हाथ छुड़वाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन असफल रही। राजकुमार का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वह भयभीत हो रही थी। हाथ पकड़ने की घटना से उसका रहा सहा साहस भी जवाब दे गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगी। तभी बरामदे में से, जहां पर अंधेरा छाया हुआ था, बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। ये किसी पुरुष की आवाज थी। हेमंत ने सोचा, इस अंधेरे में शायद राजा कमलेश छिपकर उनकी बातें सुन रहा है और अब सैनिकों को पुकार रहा है। ये सोचकर वह उस अंधेरे में गया और तलवार से वार कर दिया। बरामदे में एक चीख गूंजी और फिर धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। उस अंधेरे में जो भी आदमी था वो मारा जा चुका था। ये सोचकर राजकुमार अब निश्चिंत हो गया था। वह उस व्यक्ति को देखना चाहता था। उसने आगे बढ़कर मशाल की रोशनी की तो देखा जमीन पर फूलमती के पिता की लाश पड़ी थी। वह राजा कमलेश का एक विश्वास पात्र वजीर था और कमलेश के कहने पर ही वहां पर छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। राजकुमार के मुंह से अफसोस भरी आह निकली। अनजाने में मैंने इनकी हत्या कर दी। इसके लिए फूलमती मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद हेमंत रानी की ओर मुड़ा। रानी की सांसें उखड़ने लगी। हालत ऐसी हो गई मानो उसके प्राण ही निकलने वाले हों। हेमंत ने तलवार नीचे कर ली और रानी से कहने लगा, माँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैंने तुम्हारे ही अंश से जन्म लिया है। आज भी मैं तुम्हारा उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पहले करता था। परंतु माँ, सच ये है कि कमलेश ने महाराज की हत्या की है। उसके हाथ महाराज के खून से रंगे हुए हैं। उसने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए आपसे विवाह किया है। उस जैसे पापी और नीच का साथ देकर आप अपने वंश को कलंकित कर रही हैं। राजकुमार की बातें सुनकर रानी की नजरें शर्म से झुक गई। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। हेमंत ने माता के चेहरे को ऊपर उठाया और दीवार पर टंगी हुई महाराज की तस्वीर की ओर देखते हुए संकेत करते हुए बोला, देखो माँ, पिताजी हमारी ओर कितनी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। वे अपने हत्यारे से प्रतिशोध चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम एक साथ कमलेश को उसके किए की सजा दें। इस काम में आप मेरी सहायता करेंगी? हेमंत के मुंह से स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर रानी की आंखें आंसू से भर आई। उसके मन में ममता का सागर हिलोरे लेने लगा। उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। हेमंत ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो माँ, मैं कमलेश को उसके किए की सजा अवश्य दूंगा। मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तभी कमरे में एक स्वर गूंज उठा जिसने राजकुमार की बात को पूरा किया, जिससे कि मैं अपने पिता की हत्या का बदला ले सकूं। राजकुमार ने चौंक कर उस आवाज की दिशा की ओर देखा। वहां उसके पिता की आत्मा खड़ी हुई थी। वह खुशी से चीख उठा, पिताजी, आप आ गए। महाराज की आत्मा शांत स्वर में बोली, पुत्र, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे कर्तव्य की याद दिलाने के लिए आया हूँ। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा याद है ना कुमार? तुम्हें कमलेश से मेरी हत्या का बदला लेना है। पिताजी, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। उसे उसके पाप का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। पुत्र, याद रखना, जब तक कमलेश जीवित है तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इसी तरह यहाँ वहाँ भटकता रहूंगा। उससे प्रतिशोध ही मेरी मुक्ति का एकमात्र उपाय है। ये कहकर राजा की आत्मा अदृश्य हो गई। रानी आश्चर्यचकित होकर कभी राजकुमार को देख रही थी,
तो कभी उस स्थान की ओर जिस ओर मुंह करके राजकुमार बोल रहा था। ना तो उसे वहां पर कोई दिखाई दे रहा था और ना ही उसने किसी की आवाज सुनी, परंतु उसे अपने चारों ओर एक सर्द सी लहर अवश्य महसूस हो रही थी। उसी के कारण वह थर थर कांप रही थी। हेमंत कुमार जानता था कि रानी महाराज की आत्मा की उपस्थिति से पूरी तरह से अनजान है, इसीलिए उसने भी इस विषय में उसे कुछ नहीं बताया। वह केवल इतना ही बोला, माँ, कमलेश से सावधान रहना। जो पापी एक हत्या कर सकता है, उसे दूसरी हत्या करने से कोई डर नहीं लगेगा। अगर उसे पता चला कि आप मेरा साथ दे रही हैं, तो वह आपको भी जीवित नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। ये कहकर राजकुमार कक्ष से बाहर चला गया। उधर कमलेश के गुप्तचरों द्वारा माता और पुत्र के इस मिलन की खबर उसे मिल चुकी थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह कल ही राजकुमार को विदेश भेज देगा। दूसरे दिन प्रातःकाल उसने हेमंत को बुलाया और कठोर स्वर में बोला, कुमार, कल रात तुमने मेरे सबसे वरिष्ठ और वफादार वजीर की हत्या करके मेरे लिए संकट पैदा कर दिया है। इस घटना के कारण सारी प्रजा में क्रोध और असंतोष की लहर उठ रही है। इसीलिए उचित यही होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ। मैंने इसका सारा इंतजाम भी कर दिया है। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम वापस लौट आना। इसके बाद उसने 2 विश्वसनीय अधिकारियों के साथ राजकुमार को जबरदस्ती एक समुद्री जहाज पर चढ़ाकर विदेश भेज दिया। उन अधिकारियों को विशेष रूप से हिदायत दी गई थी कि मार्ग में मौका देखकर वह राजकुमार को मौत के घाट उतार देंगे। राजकुमार उसके इरादों को भली भांति समझ रहा था, लेकिन वह विवश था। परंतु जाको राके साइयां मार सके ना कोई। मार्ग में समुद्री डाकुओं ने जहाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों अधिकारी मारे गए। परंतु डाकुओं का सरदार हेमंत को पहले से ही पहचानता था, अतः उसने हेमंत को पूरे सम्मान के साथ वापस उसके देश भेज दिया। अपने देश पहुंचते ही राजकुमार को एक बुरी खबर मिली। पिता की मृत्यु के बाद फूलमती को गहरा सदमा पहुंचा था। इस सदमे को सहन ना कर सकने के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। उस समय उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और वहां पर कमलेश, रानी और अन्य दरबारी गण उसकी अंतिम क्रिया में उपस्थित थे। हेमंत तेजी से दौड़ता हुआ वहां पर आया। वहां पर फूलमती का भाई भी मौजूद था। उसने जब हेमंत को देखा तो वह राजा कमलेश से कहने लगा, महाराज, इसी ने मेरे पिता की हत्या की है और यही मेरी बहन की आत्महत्या का कारण है। इसने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं इसे अपने हाथों से दंड देना चाहता हूँ। राजा कमलेश ने कहा, तुम्हारा आरोप 100% सही है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम इसे दंडित कर सकते हो। मैं तुम दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध निश्चित करता हूँ। जो उसमें विजयी होगा उसे ही जीवित रहने का अधिकार होगा। कमलेश ने मन ही मन में मुस्कुराते हुए अपना निर्णय दे दिया। इस निर्णय के पीछे कमलेश का कुटिल दिमाग चल रहा था। वो जानता था कि फूलमती के भाई की तुलना में राजकुमार अभी बच्चा है। वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। द्वंद्व युद्ध में जिन तलवारों का उपयोग किया जाना था, उसमें जो तलवार फूलमती के भाई के पास थी, उस पर राजा कमलेश ने जहर लगवा दिया था। निर्धारित समय पर दोनों में युद्ध आरंभ हुआ। उसे देखने के लिए सारा नगर उमड़ आया था। इस युद्ध को देखने के लिए रानी और राजा कमलेश भी वहां पर उपस्थित थे। पहले तो हेमंत फूलमती के भाई पर हावी था, लेकिन धीरे धीरे उसने हेमंत पर प्रहार करने आरंभ किए और फिर उसने उस पर एक प्राणघातक वार भी किया। हेमंत ने खुद को बचाने के बहुत ही प्रयास किए, परंतु फिर भी तलवार ने उसके शरीर पर घाव बना डाला। इसके बाद एक बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद राजकुमार हेमंत ने फूलमती के भाई से उसकी तलवार छीनकर उसी के सीने में घोंप दी। इसके बाद हेमंत को अपने पिता की मृत्यु की याद आई।
इसके बाद हेमंत को अपने पिता की मृत्यु की याद आई और वह राजा कमलेश को देखकर सोचने लगा कि इस पापी ने ही मेरे पिता को तड़पा तड़पा कर मारा था। वह तेजी से कमलेश की ओर लपका। राजकुमार ने सारी शक्ति एकत्रित की और सिंहासन के सामने जा पहुंचा। राजा कमलेश ने भागने की कोशिश की, परंतु तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। हेमंत ने उसके सीने में तलवार घोंप दी। राजा कमलेश भयंकर चीत्कार करते हुए जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। अब हेमंत के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उतर आए। आखिरकार उसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले ही लिया था और अब उसे संतुष्टि थी कि कमलेश की मृत्यु के बाद उसके पिता की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। उसी मंच पर बैठी रानी जो सब कुछ देख रही थी, उसने इस बात का कोई भी विरोध नहीं किया। कमलेश के मरने के बाद वह अपनी जगह से उठी और सारी प्रजा के सामने उसने सारी सच्चाई बता दी और अपना अपराध भी स्वीकार करते हुए हेमंत को राजा बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद उस देश का राजा हेमंत बन गया। सारी प्रजा भी राजकुमार हेमंत को राजा के रूप में पाकर बहुत ही खुश थी और सब लोग राजकुमार हेमंत की जय जयकार करने लगे। और उसने कई सालों तक अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम किए और उनके दिलों पर राज किया।